हजारों मारवाड़ी लोगों से भरा एक बड़ा पंडाल था। लेखक, जो कि खुद एक भिक्षु हैं, वो मंच पर जाने से पहले अपनी मातृभाषा में, मतलब मारवाड़ी में, भाषण का अभ्यास कर रहे थे। और वो थोड़े घबराए हुए भी थे। हाँ, वो अपनी भाषा की जटिलताओं को लेकर थोड़े नर्वस थे। और अपनी इसी घबराहट को दर्शाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मजेदार वाक्य का जिक्र किया है। अरे हाँ, वो फोन वाला किस्सा। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे फोन के ऑटो करेक्ट की वजह से कई बार उन्होंने अपने वरिष्ठ भिक्षुओं को मैसेज में हरे कृष्ण की जगह गलती से हेट कृष्ण टाइप करके भेज दिया था। हेट कृष्ण, मतलब सोचिए वो कितनी अजीब स्थिति रही होगी उनके लिए। हाँ, और वो भी एक भिक्षु के लिए। बिल्कुल। तो उसी हल्की घबराहट के साथ वो मंच पर जाते हैं। सामने 1000 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती है। पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ है। हाँ। वो अपनी माँ को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाते हैं, सामने की पंक्ति में बैठी एक विशेष हस्ती पर उनकी आंखें ठहर जाती हैं। और वहीं मतलब बस उसी पल पलक झपकती ही उनकी पूरी मानसिक स्थिति हाईजैक हो जाती है। मतलब सब कुछ खत्म। सब कुछ। और यहीं से मुझे लगता है मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का खेल शुरू होता है। एकदम सही कह रही हैं आप। जब हम किसी का चेहरा देखते हैं या मान लीजिए कोई खास गंध महसूस करते हैं, तो ये जो संवेदी इनपुट होते हैं ना, सेंसरी इनपुट्स, ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से टकराते हैं जहां हमारी पुरानी यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। अच्छा। हाँ, इसे हम हल्के PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों के रूप में भी देख सकते हैं। PTSD मतलब ये इतना गहरा हो सकता है? बिल्कुल। लेखक के दिमाग में उस चेहरे को देखते ही तुरंत एक बहुत ही दर्दनाक याद ताजा हो गई। वो अंतिम संस्कार वाली घटना। हाँ, ये वही व्यक्ति था जिसने कोई 8 साल पहले उनके पिता के अंतिम संस्कार में पूरे समुदाय के सामने उन्हें सरेआम अपमानित किया था। ये घटना मतलब मुझे हमारे कंप्यूटर के उस अनचाहे पॉपअप विंडो की याद दिलाती है। पॉपअप विंडो? वो कैसे? मतलब सोचिए, हम अपने दिमाग के कंप्यूटर पर 1000 लोगों के सामने एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और अचानक बैकग्राउंड में एक पुराना बहुत ही खतरनाक पॉपअप खुल जाता है और हमारा जो मुख्य काम है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्या कमाल का उदाहरण दिया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उस व्यक्ति ने, मतलब पिता के अंतिम संस्कार में सरेआम कहा था कि अगर इस लड़के ने भिक्षु बनने के लिए घर ना छोड़ा होता, अपने माता पिता को मानसिक पीड़ा ना दी होती, तो इसके पिता आज जिंदा होते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम इसे आघात या ट्रॉमा के नजरिए से समझें, तो दिमाग इस तरह से काम क्यों करता है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, पिता की मृत्यु का शोक, बारिश का माहौल, चिता की गीली लकड़ियां, ये सब पहले से ही अत्यधिक तनावपूर्ण था। हाँ, बहुत दुखद स्थिति थी। और उस पर इतने लोगों के सामने इतना गंभीर आरोप लगाना, इस तरह के अनुभव हमारे दिमाग में कोई सामान्य याद बनकर नहीं रहते। तो फिर क्या बन जाते हैं? ये खतरे के अलार्म की तरह दर्ज हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब लेखक ने मंच से उस व्यक्ति को देखा, तो उनके दिमाग ने 1000 लोगों के प्यार को बस एक तरफ रख दिया। बिल्कुल। क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस उस एक खतरे पर था। एकदम सही। विकासवाद यानी एवोल्यूशन के अनुसार हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं और खतरों को ज्यादा गहराई से दर्ज करता है, ताकि हम बचे रहें। हाँ, ताकि हम भविष्य में जिंदा रह सकें। दिमाग प्यार को प्रोसेस करने से पहले हमेशा खतरे को प्रोसेस करता है। ये इतना ही संवेदनशील है, तो हमें ये पहचानना होगा ना कि ये हाईजैकर्स आखिर हैं कौन। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी कदम है। हम हमेशा बात बात में टॉक्सिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में टॉक्सिक होना क्या है? मनोचिकित्सक बैरी सुस्किन का इस पर एक बहुत ही स्पष्ट फ्रेमवर्क है। हाँ, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो टॉक्सिक लक्षणों को स्वार्थ, हेरफेर यानी मैनिपुलेशन, बेईमानी और ड्रामा पैदा करने की आदत के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर बुरा व्यवहार टॉक्सिक नहीं होता। अच्छा? हाँ, इसे 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है परिस्थिति जन्य या सिचुएशनल टॉक्सिसिटी, मतलब जो सिचुएशन की वजह से हो। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान दिन भर के काम से थका हुआ है या घंटों ट्रैफिक में फंसा रहा है और घर आके वो चिड़चिड़ा व्यवहार करता है। तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता, बस उस दिन की परिस्थिति खराब थी। बिल्कुल। ऐसे में उस इंसान को गुस्से की नहीं बल्कि हमारी सहानुभूति की जरूरत होती है। ये तो हाँ, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। इंसान होने के नाते कभी ना कभी थकान या तनाव में बुरा बर्ताव हो ही जाता है।
हम सब किसी ना किसी के लिए कभी ना कभी टॉक्सिक हुए हैं इस हिसाब से। सही बात है। और दूसरा प्रकार इससे थोड़ा अलग है, वो है आदतन या हैबिचुअल टॉक्सिसिटी। अच्छा, आदतन मतलब वो जानबूझकर नहीं करते। हाँ, इसमें इंसान का इरादा चोट पहुंचाने का नहीं होता, लेकिन उनकी आदतें ही ऐसी बन चुकी होती हैं। हो सकता है वो जिस माहौल में पले बढ़े हों, वहाँ बात बात पर ताने मारना या नकारात्मक बातें करना बहुत सामान्य रहा हो। हाँ, तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे दूसरों को मानसिक रूप से थका रहे हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा प्रकार जो सबसे खतरनाक है, वो है जानबूझकर या इंटेंशनल टॉक्सिक व्यवहार। ये वो लोग हैं जो स्वार्थी होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। हाँ, उनका पूरा मकसद ही दूसरों का इस्तेमाल करना या उन्हें नीचा दिखाना होता है। जो व्यक्ति उस अंतिम संस्कार में लेखक का अपमान कर रहा था ना, उसका व्यवहार पूरी तरह से जानबूझकर किया गया एक हमला था। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है स्रोत में। हम हमेशा सोचते हैं कि टॉक्सिक का मतलब सिर्फ गुस्सा करना या हमेशा नेगेटिव बातें करना है, पर स्रोत में हेलीकॉप्टर पेरेंट्स का उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो ओवरली पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। वो बताता है कि जरूरत से ज्यादा सकारात्मक होना या हर वक्त मदद के लिए तैयार रहना भी टॉक्सिक हो सकता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों के इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहते हैं। मतलब वो बच्चों का हर छोटा बड़ा काम खुद करना चाहते हैं। हाँ, देखने में ये बहुत प्यार करने वाला व्यवहार लगता है ना, लेकिन असल में ये बच्चों का स्पेस और उनकी आज़ादी छीन लेता है। इसका मतलब है कि वो बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं दे रहे। एक तरह से वे बच्चों को मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हैं ताकि वे हमेशा उन पर निर्भर रहें। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म तरह की टॉक्सिसिटी है जो प्यार के मुखौटे के पीछे छिपी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग तरह के टॉक्सिक व्यवहारों से बचाव कैसे किया जाए। जब हमें पता चल जाए कि कोई जानबूझकर टॉक्सिक है तो हम क्या करें? इसके लिए लेखक ने यहाँ क्रिकेट की एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी या उदाहरण का इस्तेमाल किया है। हाँ, क्रिकेट वाला। हाँ, बताइए। जैसे क्रिकेट के मैदान में 11 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर अपनी सीमा की रक्षा करते हैं ना, ठीक उसी तरह इंसान को भी अपनी जिंदगी में रिश्तों के आसपास एक अदृश्य बाउंड्री बनानी होती है। ये तय करना होता है कि कौन सा इंसान जिंदगी के मैदान में कितनी दूर तक अंदर आ सकता है। देखिए, बाउंड्री बनाने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान कहाँ होता है यार। मुश्किल तो है। मतलब किसी को सीधे मुंह पे ना कहना सामाजिक रूप से बहुत अजीब और रूखा लगता है, खासकर ऑफिस में या किसी पारिवारिक रिश्ते में जहां उस इंसान के साथ हर दिन उठना बैठना है। कई बार ना कहने से लोग बुरा मान जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और यहीं पर विकासवादी जीव विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी काम आती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कैसे? स्रोत में 2014 की एक स्टडी का हवाला दिया गया है। इस स्टडी के अनुसार लोग किसी को सीधे ना कहने की असुविधा से बचने के लिए सफेद झूठ या व्हाइट लाई बोलते हैं। अच्छा। हाँ, या ऐसे अनैतिक काम भी कर गुजरते हैं जो वे आम तौर पर कभी नहीं करते। इसके पीछे का कारण ये है कि इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। प्राचीन काल में अगर कोई इंसान अपने कबीले या समूह की बात नहीं मानता था तो उसे कबीले से निकाल दिया जाता था। और उस समय कबीले से निकाले जाने का सीधा मतलब था मौत। एग्जैक्टली। मतलब ना कहने से आज भी हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि हमें हमारे सामाजिक समूह से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। हम अपने अच्छे इंसान की छवि बचाने के लिए अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। यही वजह है कि हम आसानी से ना नहीं कह पाते। लेकिन लेखक ने इसे समझाने के लिए एक और एनालॉजी दी है ड्राइवर बनाम पैसेंजर की। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आई। अगर हम लोगों को ना नहीं कहेंगे, हर किसी के ड्रामा और टॉक्सिसिटी को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी में सिर्फ एक पैसेंजर बन के रह गए हैं। कोई और गाड़ी चला रहा है और हम सिर्फ खिड़की से बाहर देख रहे हैं। अपना नियंत्रण वापस लेने के लिए पैसेंजर सीट से उठकर ड्राइवर की सीट पर आना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने बाहरी बाउंड्री तो बना ली और लोगों को ना भी कह दिया, लेकिन क्या ये काफी है? कई बार हम टॉक्सिक इंसान से मीलों दूर होते हैं, फिर भी हमारा दिमाग उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। हाँ, ऐसे में सिर्फ बाहरी तौर पर ना कहना तो काम नहीं आता। तो आंतरिक रूप से हम इस नकारात्मकता से कैसे बचें? यहीं पर स्रोत वाइब्रेटिंग हायर के सिद्धांत की बात करता है। वाइब्रेटिंग हायर, हाँ, ये थोड़ा किताबी और आध्यात्मिक जार्गन नहीं लगता,
मतलब असल जिंदगी में एक ऑफिस के माहौल में इसका क्या मतलब है? ये कोई जार्गन नहीं है, बल्कि ये हमारे फोकस और हमारी ऊर्जा को प्रबंधित करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। जब हम अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मक चीज से हटाकर अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर देते हैं, तो हम उस टॉक्सिक इंसान की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसे असल जिंदगी में समझने के लिए स्रोत में जो एचआर मैनेजर और पानी के गिलास वाली कहानी है, वो बहुत ही सटीक बैठती है। हाँ, वो कहानी बहुत मजेदार है। तो कहानी के अनुसार एक युवा कर्मचारी अपने ऑफिस की गपशप और टॉक्सिक माहौल से इतना तंग आ जाता है कि वो नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो एचआर मैनेजर के पास अपना इस्तीफा लेके जाता है। लेकिन वो एचआर मैनेजर इस्तीफा मंजूर करने से पहले उसे एक अजीब सा काम देता है। क्या काम? वो कहता है, पानी से लबालब भरा एक गिलास लो और पूरे ऑफिस के 3 चक्कर लगाओ। शर्त यह है कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अरे वाह! कर्मचारी सोचता है कि चलो आखिरी दिन है, कर लेते हैं। वो पूरे फोकस के साथ ऑफिस के 3 चक्कर लगाता है और ग्लास वापस एचआर के टेबल पर रख देता है। जाहिर है इस दौरान उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस ग्लास पर रहा होगा। बिल्कुल। और जब एचआर मैनेजर पूछता है कि क्या उसे इस दौरान कोई गपशप सुनाई दी या कोई राजनीति दिखी, तो कर्मचारी का जवाब नहीं होता है। कमाल है। इस कहानी का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इंसान के दिमाग की एक सीमित क्षमता या बैंडविड्थ होती है। जब हमारा ध्यान हमारे पानी के ग्लास पर होता है, यानी हमारी प्राथमिकताओं और खुद के विकास पर होता है, तो दिमाग के पास आसपास के टॉक्सिक ड्रामे को प्रोसेस करने की जगह ही नहीं बचती। तो वाइब्रेटिंग हायर का व्यावहारिक मतलब यही है कि अपने फोकस को इतना मजबूत कर लेना कि नकारात्मकता के लिए मानसिक स्पेस ही ना बचे। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बचाव है। चलिए अब इस पूरी स्थिति के हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं। मान लीजिए हमने शारीरिक रूप से दूरी बना ली। ठीक है। हमने बाउंड्री भी सेट कर ली, जैसे लेखक ने उस पुणे वाले कार्यक्रम के बाद किया था। हाँ, वो कार्यक्रम के बाद अपने कमरे में चले गए थे। बिल्कुल। वो अपने कमरे में गए, उन्हें बहुत ही शानदार मारवाड़ी भोजन, दाल बाटी चूरमा परोसा गया। स्वादिष्ट। और वो डिज्नी फिल्म रैटेटुई के उस सीन की तरह था, जहाँ खाने का एक निवाला खाते ही बचपन की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर रात के 2 बजते हैं, वो बिस्तर पर लेटते हैं, छत पर लगे पंखे को देखते हैं, और अचानक उस पंखे की जगह उन्हें उसी टॉक्सिक इंसान का चेहरा नजर आने लगता है। यही तो दिमाग का खेल है। मतलब हम शारीरिक रूप से तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा ये दिमाग हमारे लिए नर्क बना रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बाहरी बाउंड्री तो बना ली, लेकिन जो दिमाग के अंदर की बाउंड्री थी वो टूट जाती है। स्लीप फाउंडेशन का एक डेटा हमें बताता है कि कोई 35% वयस्क 7 घंटे से कम सोते हैं। 35%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 10 से 30% लोग क्रॉनिक अनिद्रा यानी इंसोम्निया के शिकार हैं। बाप रे! और इसका सबसे बड़ा कारण यही मानसिक तनाव है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है जिसे हम सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए ना। बिल्कुल। मतलब एक सार्वजनिक अपमान हमारे दिमाग की वायरिंग को आम यादों से अलग कैसी कर देता है। जैसे हम चाबी कहाँ रखी है तो भूल जाते हैं। हाँ। देखिए, जब हम पर कोई मानसिक या भावनात्मक हमला होता है तो हमारे शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारा दिमाग एकदम हाई अलर्ट पर आ जाता है। अब दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। हाँ, जो हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है। इस डर और तनाव के माहौल में एमिगडाला उस दर्दनाक याद को हमारे हिप्पोकैम्पस में, जो यादों का स्टोरेज है, बिल्कुल, वहां एक गर्म लोहे की मोहर की तरह दाग देता है। न्यूरॉन्स के बीच के जो रास्ते होते हैं वो बहुत मोटे और तेज हो जाते हैं। ओह! और हमारे प्राचीन साहित्य में इसे ही संस्कार या गहरी छाप कहा गया है। इसलिए रात के 2 बजे वो चेहरा पंखे में दिखाई देता है। तो ये तो बहुत डरावना है। मतलब एक बार अगर ये गरम लोहे की मुहर लग गई, तो क्या हम इस हिप्पोकैम्पस में बैठी इन अनचाही कड़वी यादों को डिलीट कर सकते हैं? इसे कैसे सुधारें? देखिए, इसे पूरी तरह मिटाना तो मुश्किल है, लेकिन हम नई वायरिंग जरूर बना सकते हैं। नई वायरिंग कैसे? इसके लिए मनोविज्ञान में 4R यानी 4R का एक बहुत ही बेहतरीन ढांचा है। अच्छा, ये 4R क्या है? पहला R है रिपीट एंड रिफाइन, यानी दोहराना और परिष्कृत करना। इसका मतलब है कि हमें उन नई सकारात्मक आदतों और प्रतिक्रियाओं को बार बार दोहराना चाहिए जो हमें शांति देती हैं।
हम जितना ध्यान या अच्छे विचारों को दोहराएंगे, हमारे न्यूरॉन्स के नए सकारात्मक कनेक्शन उतनी ही मजबूत होंगे जो पुरानी यादों को अपने आप कमजोर कर देंगे। समझ गई। और दूसरा आर क्या है? दूसरा आर है रेक्टिफाई एंड रिफ्लेक्ट, यानी सुधारना और चिंतन करना। इसके लिए 1988 में ग्राहम गिब्स द्वारा बनाए गए गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें 6 चरण हैं, जैसे क्या हुआ, हमने कैसा महसूस किया, स्थिति का मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और फिर भविष्य के लिए एक्शन प्लान। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। हाँ, पूछिए। मतलब एक लिस्ट बनाने या ये 6 कदम फॉलो करने जैसा साधारण काम गहरे आघात या ट्रॉमा के लिए कैसे काम कर सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिमाग को चकमा देने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। दिमाग को चकमा देना? हाँ, जब हम किसी आघात के बारे में सोचते हैं तो हमारा भावनात्मक दिमाग यानी एमिगडाला वो हावी रहता है। हाँ। लेकिन जब हम कागज पेन लेकर इन 6 चरणों में क्रमानुसार घटना को लिखते हैं तो हम दिमाग को भावनात्मक हिस्से से निकालकर उसके तार्किक हिस्से में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अच्छा, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एकदम सही। इससे भावनाओं का जो गुबार है वो छट जाता है और हम स्थिति का सही विश्लेषण कर पाते हैं। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ। और इसी आत्मचिंतन से जुड़ा मतलब किताब में एक बहुत ही मजेदार वाक्या भी है। अरे हाँ, वो वाला किस्सा। एक बार लेखक एक परिवार के घर गए। वहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और लेखक ने बिना सोचे बस ऐसे ही अनुमान लगा लिया और उस आदमी से पूछ लिया कि क्या ये आपकी बेटी है? ओह, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। जाहिर है पति को तो बहुत बुरा लगा होगा, जबकि पत्नी मनी मन बहुत खुश हुई होगी। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन मजाक से हटकर लेखक ने जब इस घटना पर चिंतन किया, रिफ्लेक्ट किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि बिना जाने कभी किसी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। अपनी गलतियों का तार्किक विश्लेषण करना ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है। सही बात है। अब आते हैं तीसरे आर पर। यह है रिकॉल एंड रिलीव, यानी याद करना और फिर से जीना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी नकारात्मक यादों को तो बार बार जीते हैं, लेकिन सकारात्मक यादों को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे हाँ, यहीं पर तो लेखक की दादी का जिक्र आता है। बिल्कुल। वो अपनी दादी को कैडबरी एक्लेयर्स के लिए याद करते हैं, वो मीठी टॉफी जो घंटों मुंह में रहती थी। बचपन की यादें। लेकिन जब माँ कोई कड़वी दवा देती थी तो उसे बस जल्दी से निगलना पड़ता था। हाँ, कोई उसे मुंह में नहीं रखना चाहता। लेकिन हम इंसान अपनी यादों के साथ अक्सर उल्टा करते हैं ना। कैसे? मतलब हम बचपन की उस कड़वी दवा को, उन बुरी यादों को तो मुंह में घंटों रखे रहते हैं। लेकिन दादी की दी हुई मीठी कैडबरी एक्लेयर को तुरंत भूल जाते हैं। हम मीठी चीजों को क्यों नहीं पकड़ कर रखते? फिर से वही विकासवाद का नियम आ जाता है। खतरे को याद रखना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसमें दिमाग कड़वी यादों को मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन आज हम जंगलों में तो नहीं रह रहे ना। हाँ, ये भी है। इसलिए हमें जानबूझकर कॉन्शियसली उन मीठी यादों को याद करने का अभ्यास करना होगा। मतलब कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा। बिल्कुल। जब दिन खराब हो तो किसी ऐसी घटना को याद करें जब हमें बहुत प्यार और सम्मान मिला हो। उस याद के न्यूरॉन्स को मजबूत करें ताकि वो हमारे आज को ऊर्जा दे सके। क्या बात है। और आखिरी आर क्या है? आखिरी आर है रिलीज एंड रिकवर, यानी छोड़ देना और उभरना। इसे समझने के लिए ना एक सब्जी वाले की बहुत ही कमाल की कहानी है। अच्छा, बताइए ना। एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ ताजी सब्जियां बिकती हैं। ठीक है। अब एक आदमी आया, बोला, भाई सब्जियां दिख तो रही हैं, फिर ताजी क्यों लिखा है? तो सब्जी वाले ने ताजी शब्द मिटा दिया। फिर दूसरा आया, बोला, अरे सब्जी ही तो है, फल तो नहीं है, तो सब्जियां क्यों लिखा है? उसने वो भी मिटा दिया। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही एक एक करके लोगों की सलाह पर उसने बोर्ड से सारे शब्द मिटा दिए। तो अंत में क्या बचा? अंत में बचा एक खाली बोर्ड। अरे बाप रे। और इसका निष्कर्ष बहुत गहरा है। जो लोग सबकी सलाह सुनते हैं ना, वे असल में किसी की नहीं सुनते। एकदम सही बात। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। लोग अपने नजरिए, अपनी फितरत के हिसाब से बात करेंगे। हम हर किसी को नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। इसलिए हमें उन्हें छोड़ देना, रिलीज करना सीखना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि दूसरे क्या कहते हैं, इससे हमारी वास्तविकता नहीं बदलती। जब हम दूसरों की बातों को खुद पर हावी होना छोड़ देते हैं, तभी और केवल तभी हम पुरानी यादों से बढ़ सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं।
अगर हम एक पेंसिल की बनावट को ध्यान से देखें तो उसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। हाँ, बाहर की लकड़ी और अंदर का लेड। बिल्कुल, बाहर की लकड़ी जो अक्सर काफी रंग-बिरंगी और आकर्षक होती है, और अंदर का लेड या जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, इंसानी जीवन का पूरा ताना-बाना भी इसी मॉडल पर टिका हुआ है। मतलब आप कह रही हैं कि बाहरी लकड़ी हमारा सामाजिक मुखौटा है? एकदम सही। बाहरी लकड़ी हमारा पहनावा है, हमारी पदवी है, या लोग हमें कैसे देखते हैं वो सब है। लेकिन अंदर का लेड हमारा असली चरित्र है, हमारे गहरे मूल्य और हमारे सिद्धांत हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि दुनिया हमेशा उस बाहरी लकड़ी को देखकर ही किसी इंसान की कीमत तय करती है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही होता है। लेकिन कागज पर निशान तो केवल और केवल लेड छोड़ता है। यानी जब तक इंसान का असली चरित्र बाहर नहीं आता, वो अपने आसपास की दुनिया पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता। सही बात है। और हमारे स्रोत में थॉमस एडिसन की एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र है जो इस बात को पूरी तरह से साबित करती है। अरे हाँ, वो स्कूल वाले पत्र की घटना ना? हाँ बिल्कुल। बचपन में उनके स्कूल ने उन्हें एक पत्र देकर घर भेज दिया था। उस पत्र में साफ साफ लिखा था कि एडिसन मानसिक रूप से कमजोर हैं, मूर्ख हैं और स्कूल के शिक्षक उन्हें नहीं पढ़ा सकते। सच में ये कितना कठोर है एक बच्चे के लिए। बहुत ज्यादा। लेकिन जब एडिसन की माँ ने वो पत्र पढ़ा तो उन्होंने उस कड़वे सच को एडिसन तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने कुछ और ही कह दिया था शायद। हाँ, उन्होंने एडिसन से कहा कि स्कूल वालों का मानना है कि आप एक जीनियस हैं और उनके पास आपको पढ़ाने लायक इतने अच्छे शिक्षक नहीं हैं। क्या बात है। इस कहानी का सबसे गहरा पहलू यही है कि एडिसन की मां ने उस बाहरी आलोचना को अपने बच्चे के अंदरूनी लेड को तोड़ने ही नहीं दिया। बिल्कुल। सालों बाद जब एडिसन सदी के सबसे महान आविष्कारक बन चुके थे और उनकी मां का निधन हो चुका था, तब उन्हें घर में वो असली पत्र मिला। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। हाँ, एक मूर्ख कहे जाने वाले बच्चे का दुनिया का सबसे महान आविष्कारक बनना इस बात का सबूत है कि बाहरी आवरण चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर भीतर का चरित्र मजबूत है तो इंसान दुनिया बदल सकता है। लेकिन इस पर मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि वो लेड आखिर बाहर कैसे आता है। मतलब एक पेंसिल जब नहीं होती है तो उसका लेड तो लकड़ी के अंदर छुपा होता है ना। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसे असरदार बनाने के लिए शार्पनर में डालकर छिलने के दर्द से गुजारना पड़ता है। बिना छिले पेंसिल किसी काम की नहीं होती। हाँ, ये घर्षण तो जरूरी है। इसी निखार को समझाने के लिए स्रोत में संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक का विश्लेषण किया गया है। ये श्लोक सीखने की प्रक्रिया के 5 गहरे मनोवैज्ञानिक लक्षण बताता है। वो काकचेष्टा वाला श्लोक ना? हाँ। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अक्सर लोग इन्हें केवल स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए नियम मान लेते, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये किसी भी इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के औजार हैं। बिल्कुल। पहला गुण है काक चेष्टा, यानी कौवे जैसी निरंतर मेहनत और धैर्य। लगातार कोशिश। दूसरा है बको ध्यानम, बगुले जैसी एकाग्रता। एक बगुला जब शिकार करता है तो वो कई छोटी मछलियों को अपने पैरों के पास से गुजरने देता है। वो उन पर ध्यान नहीं देता, अपनी ऊर्जा नहीं खपाता और सिर्फ एक बड़ी मछली पर वार करता है। रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। मतलब कौवे की तरह लगातार संघर्ष करना, फिर एक बगुले की तरह शिकार पर ध्यान लगाना, और आगे शायद श्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी सतर्कता की बात भी की गई है। हाँ, बिल्कुल की गई है। क्या आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट जीवन में, जहां हर कोई पहले से ही स्ट्रेस में है, हमेशा एक सतर्क कुत्ते या भूखे कौवे की तरह जीवन जीना बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं होगा? मतलब क्या ये सीधा बर्नआउट की तरफ ले जाने वाला रास्ता नहीं है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। ये श्लोक शारीरिक थकान या 24 घंटे काम करने के बाद बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? असल में ये हमारे कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने और मानसिक बाउंड्रीज तय करने का एक प्राचीन तरीका है। बको ध्यानम का उदाहरण फिर से लेते हैं। आज की दुनिया में वो छोटी मछलियां क्या है? शायद ईमेल या फोन के नोटिफिकेशंस। हाँ, और सोशल मीडिया पर होने वाली निरर्थक बहसें, ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा करना या ऑफिस की पॉलिटिक्स। अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अरे ये तो बहुत सही पॉइंट है। बगुले की तरह छोटी मछलियों को जाने देने का मतलब है अपनी ऊर्जा को बचाना, ताकि जीवन के बड़े लक्ष्यों
यानी हमारी बड़ी मछली पर फोकस किया जा सके। यह इंसान को थकाने का नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा बचाने का तरीका है। ये नजरिया तो पूरी बात को पलट देता है। छोटी मछलियों को इग्नोर करना असल में दिमाग को शांत रखने की एक तकनीक है। और बाकी के 2 गुण कैसे काम करते हैं? चौथा गुण शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, अल्पाहारी। इसका मतलब सिर्फ भोजन कम खाना नहीं है। संस्कृत में आहार का अर्थ है वो हर एक इनपुट जो हम अपने अंदर लेते हैं। मतलब जो हम देखते या सुनते हैं वो? बिल्कुल। हमारी आंखों के लिए दृश्य और कानों के लिए ध्वनियां भी आहार हैं। अल्पाहारी होने का वैज्ञानिक अर्थ है अपने सेंसरी इनपुट्स को कंट्रोल करना। हर एक नेगेटिव न्यूज़, हर एक सोशल मीडिया रील हमारे दिमाग की कैलोरी है। जंक फूड की तरह? हाँ, जब हम जंक डेटा का सेवन करते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता धीमी हो जाती है। और 5वां गुण है गृह त्यागी, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि विकास कभी भी सुरक्षित घेरे के अंदर नहीं होता। तो अगर हम इन 5 गुणों को देखें तो ये सब हमारे दिमाग को उस जंग से दूर रखने और फोकस बढ़ाने के तरीके हैं जो हमें भीतर से मजबूत करते हैं। हम खुद को अनुशासन से शार्प कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती तो तब सामने आती है जब दुनिया हमें आलोचना के जरिए जबरदस्ती शार्प करने की कोशिश करती है। और आलोचना का वो दर्द सीधा हमारे अहंकार पर चोट करता है, जिसके लिए कोई भी इंसान पहले से तैयार नहीं होता। यहीं पर हमें उस घटना पर वापस लौटना चाहिए जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। लंदन के भक्ति वेदांत मैनर का वो दृश्य। हाँ, वो सन्यासी वाला। जब सन्यासी ध्यान में बैठे थे और एक सीनियर ने उनके कान में उन्हें जोकर कहा, क्योंकि वे अपने भाषणों में चुटकुलों का इस्तेमाल करते थे। ये सीधे सीधे उनके काम और उनके व्यक्तित्व पर एक हमला था। और जैसा कि हमने बात की, जब हम पर ऐसा अप्रत्याशित हमला होता है तो हमारे दिमाग का अमिगडाला तुरंत हावी हो जाता है और तर्क करने की क्षमता को कुछ देर के लिए बंद कर देता है। पूरा सिस्टम हाईजैक हो जाता है। हाँ, सन्यासी के मन में भी यही उथल-पुथल मची होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। सुबह सुबह किसी के एकांत ध्यान के बीच में खलल डालना और कान में ऐसा बुरा भला कहना तो हर लिहाज से अनुचित है। तरीका तो गलत था। बात कहने का तरीका और समय दोनों गलत है। तो क्या ऐसी स्थिति में इंसान को उस आलोचना को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर देना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ कह दिया है हमें उसके गलत व्यवहार को सही मान लेना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है। हमारा पहला प्राकृतिक विचार यही होता है कि अगर रैपर गंदा है तो उसके अंदर का गिफ्ट भी खराब ही होगा। बिल्कुल, हम ऐसी सोचते हैं। अगर डिलीवरी का तरीका गलत है तो बात भी गलत ही होगी। लेकिन ये नोट्स हमें एक बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण देते हैं। हमें आलोचना के तरीके यानी रैपर और उसमें छिपी सच्चाई यानी गिफ्ट को अलग अलग करना आना चाहिए। इससे निपटने के 4 बहुत स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? पहला है तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब दिमाग गर्म होता है तो वो तार्किक रूप से सोच नहीं पाता। सन्यासी ने उस वक्त पलटकर कोई बहस नहीं की। हाँ, क्योंकि अगर वो पलटकर बोलते तो ध्यान का जो मकसद था वो तो वहीं खत्म हो जाता और पूरा दिन उस कड़वाहट में गुजरता। बिल्कुल सही। दूसरा तरीका है खुले विचारों वाले बने यानी ओपन माइंडेड रहें। इसे समझाने के लिए फेरारी और लैम्बोर्गिनी की एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कहानी का संदर्भ दिया गया है। अरे वो कारों वाली कहानी? हाँ, लैम्बोर्गिनी जो शुरुआत में सिर्फ ट्रैक्टर बनाते थे, एक बार एंजो फेरारी के पास उनकी कारों के क्लच में कुछ सुधार के तकनीकी सुझाव लेकर गए। अच्छा। हाँ, और फेरारी ने उनके ट्रैक्टर बनाने वाले बैकग्राउंड को देखा, यानी रैपर को जज किया और घोर बेइज्जती करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। फरारी ने ईगो में आकर एक वैलिड तकनीकी आलोचना को खारिज कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने ऑटोमोबाइल इतिहास में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पैदा कर लिया। लैम्बोर्गिनी ने खुद की स्पोर्ट्स कार बना डाली। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक है। फरारी ने अहंकार की वजह से अपने सुधार का मौका गवा दिया। ईगो इंसान को बहुत अंधा कर देता है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है फैक्ट चेक। सन्यासी ने सीनियर की बात सुनकर सीधे खुद पर शक नहीं किया और ना ही उसे पूरी तरह नकारा। तो उन्होंने क्या किया? वे अपने मेंटर श्रुति धर्मदास के पास गए और उनसे निष्पक्ष सच्चाई पूछी। मेंटर ने उन्हें बताया कि भाषण में उनका ह्यूमर लोगों को जोड़ने का अच्छा तरीका है, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ रचनात्मक सुधार भी बताए। मतलब उन्हें एक बैलेंस्ड राय मिल गई। हाँ, अगर सन्यासी सिर्फ उस गलत समय और गलत तरीके वाली बात पर अड़े रहते तो उन्हें वो फीडबैक कभी नहीं मिल पाता जो उनके लिए असल में फायदेमंद है। और चौथा कदम है खुद में सुधार, जो रातों रात तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं।
इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करना चाहिए। हर दिन अपने भीतर 1% का छोटा सा सुधार करना, जो सालों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि आलोचना, चाहे कितने भी गलत तरीके से की गई हो, हमारे अहंकार को छीलकर हमें एक बेहतर आकार देती है। सही कहा। लेकिन जब अहंकार पर चोट लगती है तो इंसान फिर भी उसे लॉजिक से संभाल लेता है। पर तब क्या होता है जब ये दर्द हमारी गरिमा का नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का हो? आप किस तरह के दर्द की बात कर रहे हैं? जब किसी अपने को खोने का दर्द हो, या जब दिल इस बुरी तरह टूटे कि आगे का रास्ता ही ना दिखे। इस संकलन का अगला हिस्सा इंसान की सबसे जटिल भावना, शोक और दिल टूटने के मनोविज्ञान पर बात करता है। और इस हिस्से की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विरोधाभास वाले दृश्य से होती है। लंदन में अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि नई शुरुआत का प्रतीक है, राइट? हाँ, ये दिन नई शुरुआत, समृद्धि और आशा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उसी एक दिन, उसी एक जगह पर जहाँ शादियां हो रही थीं और नए बच्चों के जन्म का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ तलाक के मामले भी आ रहे थे और किसी के गुजर जाने का मातम भी था। एक ही जगह पे जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम का एक साथ दिखना बहुत भारी दृश्य है ये। बिल्कुल। इसी संदर्भ में राज और करिश्मा की जो कहानी बताई गई है, वो बहुत ही हृदय विदारक है। एक ऐसी लव स्टोरी जो गोवा के खूबसूरत सनसेट के सामने प्रपोजल के साथ अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन फिर करिश्मा की एक दोस्त राधिका के बेजा दखल और गलतफहमियों की वजह से चीजें इस कदर बिगड़ जाती हैं कि राज को खुद अपनी सगाई तोड़नी पड़ती है। सगाई टूटने के बाद राज जिस मानसिक स्थिति में पहुंचता है, वो खौफनाक है। बहुत खौफनाक। इंसान को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया का अंत हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था। और ये बात रोंगटे खड़े कर देती है कि ठीक रात के 1:30 बजे, जब आमतौर पर लोग गहरी नींद में होते हैं, सन्यासी को अचानक राज का ख्याल आता है और वे उसे एक मैसेज कर देते हैं। क्या टाइमिंग थी वो! सच में उस एक मैसेज और उसके बाद हुई 1 घंटे की बातचीत ने उस रात राज को समंदर में कूदने से बचा लिया। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बहुत गहरे सामाजिक मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा है। कौन सा मुद्दा? हमारा समाज अक्सर शोक या ग्रीफ को एक बीमारी की तरह ट्रीट करता है, जैसे ये कोई बुखार है जिसे एक तय समय में ठीक हो ही जाना चाहिए। हाँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं। जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है तो आसपास के लोग तुरंत कहने लगते हैं, मूव ऑन करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तो बहुत समय हो गया है। लोग इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाली एक सीधी लाइन समझते हैं। आप समाज की एक बहुत बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। समाज की ये मूव ऑन करने की जो जिद है, वो शोक में डूबे इंसान को और ज्यादा अकेला महसूस कराती है, उसे आइसोलेट कर देती है। बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए मशहूर मनोचिकित्सक क्यूबलर रॉस के शोक के 5 चरणों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। हाँ, पहला चरण है इनकार यानी डिनायल। ये असल में दिमाग का एक शॉक एब्जॉर्बर है। जब सच्चाई बर्दाश्त से बाहर होती है तो दिमाग कुछ समय के लिए उसे मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा है क्रोध, जहां इंसान अपने अंदर के दर्द को बाहर फेंकता है, गुस्सा करता है। और तीसरा है सौदेबाजी या बार्गेनिंग। ये नियंत्रण वापस पाने का एक भ्रम है, जहां इंसान सोचता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता, या ऐसा नहीं होता। मतलब पास्ट को बदलने की एक झूठी उम्मीद। हाँ। फिर चौथा है अवसाद या डिप्रेशन, जहां नियंत्रण का वो भ्रम टूट जाता है और इंसान गहराई में गिर जाता है। और अंत में आता है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि ये 5 चरण एक के बाद एक सीढ़ी की तरह आते हैं, कि एक बार आप डिप्रेशन से निकल गए तो सीधा एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे और बात खत्म। और यही मनोविज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये एक पिनबॉल मशीन की तरह है। पिनबॉल मशीन? कैसे? मतलब ये एक चक्र है। आप स्वीकृति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अचानक एक दिन आप उस इंसान के पसंदीदा रेस्टोरेंट के पास से गुजरेंगे या कोई पुराना गाना सुनेंगे और आप वापस क्रोध या अवसाद के चरण में गिर सकते हैं। इन नोट्स में एक समुदाय की वरिष्ठ महिला का बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है वो? उस महिला को अपनी मां की मौत के दर्द से पूरी तरह उभरने और उसे स्वीकार करने में 10 साल का लंबा समय लग गया। 10 साल? जरा सोचिए,
समाज ने तो उन्हें पहले 6 महीने में ही कह दिया होगा कि अब तो भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बिल्कुल कहा होगा, लेकिन 10 साल का समय इसलिए नहीं लगा कि वे उस दुख को प्रोसेस करने में कमजोर थीं, बल्कि इसलिए लगा क्योंकि उनका अपनी माँ के साथ जुड़ाव उतना ही गहरा था। उस महिला ने एक बहुत ही जरूरी बात कही जो हर इंसान को समझनी चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब भूल जाना कतई नहीं है। मूविंग ऑन इज नॉट फॉरगेटिंग। बिल्कुल। हम अक्सर आगे बढ़ने पर एक तरह की ग्लानि महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी पार्टी में चले गए या हम खुलकर हंस लिए तो इसका मतलब हमने उस इंसान को भुला दिया या हम बेवफा हो गए। ये बहुत ही भारी सच है। शोक व्यक्त करने का कोई एक तरीका नहीं होता और इसके लिए कोई भी टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती। तो जब भावनाएं इस तरह एक चक्रव्यूह की तरह बार बार वापस आती रहती हैं, कभी आप ठीक महसूस करते हैं, कभी फिर से टूट जाते हैं, तो ऐसे में इंसान क्या करे? वो कौन सा ऐसा एक विचार है, कोई अल्टीमेट एंकर जो मानव मन को इस अनिश्चितता के तूफान में स्थिर रख सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी की ओर ले जाया जाता है। एक राजा था जिसे उसके करीबियों में एक लॉकेट दिया था। अच्छा, लॉकेट वाली कहानी। हाँ, शर्त ये थी कि इस लॉकेट को सिर्फ और सिर्फ जीवन के सबसे बड़े संकट के समय खोलना है, जब लगे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, जब हार निश्चित हो। हाँ, और एक दिन उस राजा पर दुश्मनों ने भयानक हमला कर दिया। उसकी सेना हार गई। राजा अपनी जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागा, लेकिन उसका रास्ता एक गहरी खाई के पास जाकर खत्म हो गया। आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल वही स्थिति। पीछे मौत बनकर दुश्मन आ रहे थे और आगे मौत की खाई थी। तब उस पूर्ण निराशा के क्षण में राजा ने वो लॉकेट खोला। उसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ये भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। ये भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, जब एक इंसान खाई के किनारे खड़ा है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही है और वो खुद से कहे कि ये भी गुजर जाएगा, तो क्या ये खुद को एक झूठा दिलासा देना नहीं है? आपका मतलब टॉक्सिक पॉजिटिविटी? हाँ, जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। क्या ये वैसा नहीं है? मतलब परिस्थिति तो सच में बहुत भयानक है ना? ये एक बहुत ही बारीक और शानदार विश्लेषण है आपका। लेकिन यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी और यथार्थवाद के बीच के फर्क को समझना होगा। वो फर्क क्या है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी वास्तविकता को नकारती है। वो कहती है, अरे सब बढ़िया है, हमेशा खुश रहो। जबकि ये मंत्र वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करता है। ये कहता है कि हाँ, स्थिति बहुत भयानक है, ये दर्द बिल्कुल सच्चा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। मतलब ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। जब राजा ने वो वाक्य पढ़ा तो उसके दिमाग ने ये प्रोसेस किया कि कुछ समय पहले मैं एक विशाल साम्राज्य का राजा था, आज मैं इस खाई के किनारे खड़ा हूँ। जब मेरा वो अपार सुख और रुतबा स्थायी नहीं था, तो ये भयानक संकट भी हमेशा नहीं रहेगा। अरे वाह! इस विचार ने उसके दिमाग को परमानेंट डूम के खौफ से निकालकर वर्तमान में संघर्ष करने की शांति दी। मतलब इस मंत्र ने सिर्फ एक वाक्य से समय के चक्के को घुमा दिया। और इस कहानी का दूसरा हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है। जब राजा ने बाद में अपनी सेना इकट्ठी की, दुश्मनों को हराया और जब वो वापस जीतकर अपने महल लौट रहा था, तब क्या हुआ? चारों तरफ जश्न था, फूल बरस रहे थे। तब अचानक उस लॉकेट पर सूरज की रोशनी पड़ी। राजा को फिर याद आया, ये भी गुजर जाएगा। और उस भारी जीत और अहंकार के बीच उस मंत्र ने उसे एकदम से जमीन पर ला दिया, उसे एक गहरी विनम्रता दी। ये सच में दृष्टिकोण बदलने वाला है। भगवत गीता का जो संदर्भ इन नोट्स में दिया गया है, वो भी बिल्कुल यही बात कहता है। जैसे सर्दियां आती हैं और फिर गर्मियों में बदल जाती हैं, वैसे ही मानव जीवन में सुख और दुख मौसम की तरह बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही। आप दर्द से भाग नहीं सकते। अगर दर्द को दबाने की कोशिश की जाए तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का जिक्र भी है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपनी बचपन की सबसे बेहतरीन याद लिखें और फिर सबसे बुरी याद लिखें और दोनों को देखें, तो हम पाएंगे कि आज वे दोनों ही हमारे जीवन से जा चुकी हैं। वे दोनों ही गुजर चुकी हैं। ये बहुत पावरफुल है। ये वास्तविकता हमें ये भ्रम छोड़ने में मदद करती है कि कोई भी भावना हमेशा रहने वाली है। बिल्कुल सही। और जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर दर्द को सहने, उसे प्रोसेस करने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पेंसिल की तरह छिलने का दर्द, यानी दुनिया द्वारा की गई आलोचना, और दिल टूटने या किसी को हमेशा के लिए खोने का दर्द, यानी शोक,
ये दोनों ही मानव जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। ये दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आता है। बिल्कुल। जब हम इन स्थितियों से भागने के बजाय सही मेंटर्स की मदद लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, तो हम पहले से कहीं ज्यादा शार्प होकर उभरते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर इंसान को अपनी भावनाओं को अपने तरीके से महसूस करने का पूरा हक है। कोई भी बाहरी नियम हमें ये नहीं बता सकता कि हमें अपना दुख कितने दिनों में भूल जाना चाहिए। शोक की यात्रा हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। तो आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले हम हमेशा की तरह आपके लिए गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की इस चर्चा से ही जन्म लेता है, लेकिन सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। और वो सवाल ये है, अगर हमारी हर खुशी, हमारी हर बड़ी सफलता और हमारा हर सबसे गहरा दुख सिर्फ एक मौसम की तरह है जो आता है और फिर चला जाता है, और अगर हम केवल इन सब घटनाओं के साक्षी हैं, मतलब बस देखने वाले जो किनारे खड़े होकर इन्हें गुजरते हुए देख रहे हैं, तो असल में हम कौन हैं? बहुत गहरा सवाल है। जब हम अपनी पहचान को अपनी भावनाओं से, अपने दुख और अपने सुख से पूरी तरह अलग कर लेते हैं और जीवन के इस नाटक के सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं, तो क्या वही इंसान की सच्ची आज़ादी की शुरुआत नहीं है? सच में ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हम कौन हैं अगर हम हमारा दुख नहीं है? जीवन और भावनाएं कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। यहाँ कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। ये परिदृश्य धुंधला जरूर है, लेकिन शायद इसी धुंधलेके में ये स्वीकार कर लेना कि हर चीज, हर दर्द, हर खुशी गुजर जाएगी, हमें वो स्पष्टता दे देता है जिसकी हमें तलाश थी। बिल्कुल। इस भारी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर मनन कीजिएगा।